नमस्कार साथियों, इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मनोविज्ञान की उस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं जिसने हमेशा से सबको हैरान किया है। आखिर एक छोटे बच्चे का दिमाग विकसित कैसे होता है? बिना देर किए इस शानदार चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। ये जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों जैसे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं अन्य माध्यमों से संकलित की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या अपूर्णता के लिए चैनल या एडमिन उत्तरदायी नहीं होंगे। चलिए अब मुख्य विषय पर लौटते हैं। कभी ये ख्याल मन में आया है कि बच्चे बड़ों से इतना अलग क्यों सोचते हैं? उनकी दुनिया, उनके सोचने का तरीका एकदम जुदा क्यों लगता है? हर माता-पिता और शिक्षक के मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर उठता है। आज के इस विश्लेषण में इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे का परिचय, फिर विकास के 4 मुख्य चरण, उसके बाद मूर्त और अमूर्त चिंतन में अंतर और आखिर में शिक्षा में इसका उपयोग। भाग 1, जीन पियाजे का परिचय। चलिए मिलते हैं जीन पियाजे से। ये स्विट्जरलैंड के एक बेहद मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें यूं ही विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक नहीं कहा जाता। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक बात को समझने में लगा दी कि बच्चे आखिर सोचते कैसे हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि दिमागी विकास का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले ये पहले इंसान थे। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, पियाजे ने ये पूरा का पूरा सिद्धांत कहीं बाहर जाकर किसी लैब में नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपने ही बच्चों को घंटों तक ध्यान से देखा, उनके साथ छोटे छोटे प्रयोग किए और बस मनोविज्ञान के इतिहास का पहला व्यवस्थित मेंटल डेवलपमेंट मॉडल तैयार कर दिया। है ना कमाल की बात? उनका ये प्रयोग मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। भाग 2, विकास के 4 मुख्य चरण। नंबर 4, इस नंबर को बिल्कुल पक्का याद कर लीजिए। खासकर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पियाजे ने बच्चे के सोचने समझने की पूरी यात्रा को इन्हीं 4 सटीक चरणों में बांट दिया है। और ये 4 चरण क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ इस तरह हैं। पहला, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अंत में चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, संवेदी गामक अवस्था। एक नन्हे से बच्चे की कल्पना करते हैं। उसकी पूरी दुनिया बस उसके एहसास और इंद्रियों तक ही सीमित होती है। इस स्टेज में बच्चा बस देखकर, सुनकर और छूकर दुनिया को समझता है। हर नई चीज सीधे मुंह में जाती है। भाषा तो अभी है नहीं, तो कोई भी जरूरत हो, संवाद का इकलौता तरीका है रोना। चीजों को कसकर पकड़ना या अंगूठा चूसना जैसी शारीरिक क्रियाएं ही इस वक्त सीखने का इकलौता जरिया होती हैं। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और कदम रखता है दूसरे चरण में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि सच में इस उम्र में हर एक चीज खिलौना ही तो बन जाती है। खैर, यहीं से भाषा का विकास शुरू होता है। ध्यान रहे, सिर्फ शुरू होता है, पूरा नहीं। बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, यानी एक्टिंग शुरू हो जाती है और वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। कल्पना की दुनिया बस यहीं से उड़ान भरती है। भाग 3, मूर्त और अमूर्त चिंतन। 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में से भारी कौन है? जब बच्चा तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। तर्क यानी लॉजिक की एंट्री होती है। अब ये समझ आ जाता है कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे का वजन एकदम बराबर है, चाहे रुई देखने में कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे। बच्चा समय, तारीख, गणित के जोड़ घटाने समझने लगता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये लॉजिक सिर्फ उन चीजों के लिए काम करता है जिन्हें फिजिकली देखा या छुआ जा सके। तो मूर्त और अमूर्त चिंतन में आखिर बुनियादी फर्क है क्या? मूर्त चिंतन का सीधा सा मतलब है उन ठोस चीजों के बारे में सोचना जो आंखों के सामने मौजूद हैं, जैसे सामने रखी कोई वस्तु या गणित का कोई सवाल। दूसरी तरफ है अमूर्त चिंतन, जो एकदम अलग लेवल है। इसमें उन विचारों के बारे में सोचा जाता है जो दिखाई नहीं देते, जैसे न्याय क्या है, ईमानदारी क्या है, भविष्य की प्लानिंग कैसे करनी है, या फिर एक ही प्रॉब्लम के कई अलग अलग समाधान कैसे निकाले जा सकते हैं। और यही अमूर्त चिंतन हमें सीधे ले जाता है विकास के चौथे और आखिरी चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में एक किशोर की सोच बिल्कुल एक वयस्क की तरह हो जाती है। अब सोच सिर्फ क्या है,
तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्या हो सकता है तक पहुंच जाती है। काल्पनिक समस्याओं के कई कई समाधान निकलने लगते हैं और बस यहीं पर सच्ची तार्किक और अमूर्त सोच पूरी तरह से हासिल हो जाती है। भाग 4 शिक्षा में इसका उपयोग। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या छोटे बच्चों को सीधे बड़े बड़े और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने चाहिए या फिर उन्हें पहले चीज़ों को छूकर और महसूस करके सीखने का पूरा मौका देना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि बच्चे का दिमाग एक तय क्रम में ही विकसित होता है। आज के इस एक्सप्लेनर से मिली सीख पर विचार जरूर होना चाहिए कि क्लासरूम में सिखाने के तरीकों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी जरूरी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।